हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टेशन। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और कॉपी और पेन लेकर आ जाइए क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में प्लेन्स ऑफ इंडिया का पार्ट 2। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ सबसे पहले जाकर प्रीवियस वीडियो देखिए क्योंकि ये दोनों वीडियो एक दूसरे से काफ़ी लिंक है। जो आपकी पहली वीडियोज़ थी उसमें मैंने आपको बताया था उत्तरी भारत का विशाल मैदान, जो कि उसके मैंने आपको उसमें बताया था क्लासिफिकेशन किसके आधार पर, तो आप कहेंगे उच्चावच और उसकी भौतिक स्थिति के आधार पर मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था किसका, ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया का। ओके, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसका जो विभाजन है वो क्लासिफिकेशन है इसका, वो इसकी प्रादेशिक स्थिति के आधार पर या प्रादेशिक आधार पर जो इसका विभाजन है वो हम पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा राजस्थान का मैदान, सिंधु नदी का मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान और गंगा का मैदान, या पंजाब इसको बोलते हैं गंगा का मैदान, राजस्थान का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान और सिंधु का मैदान। जिसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा तटीय मैदान या कोस्टल प्लेन्स के बारे में भी। ओके गाइस, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, बाद में भी आप लाइक कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जाकर सबसे पहले क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और हाँ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। और नेक्स्ट चीज़, आपको कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी। ओके गाइस, तो चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात की जाए अगर प्रादेशिक विभाजन की, तो इसमें कितने टाइप पढ़ने हैं आपको। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा राजस्थान का मैदान, ओके। फिर मैं आपको बताऊंगा सिंधु का मैदान, फिर आपको पढ़ाऊंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, देन गंगा का मैदान। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कोस्टल प्लेन्स के बारे में या तटीय मैदान, जो कि एक अलग से टॉपिक है, तटीय मैदान। और इसके बाद आपको जितने भी आपके प्लेन्स ऑफ इंडिया की पार्ट्स होते हैं उसमें आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी गाइस। तो सबसे पहले देखते हैं राजस्थान के मैदान के बारे में। देखिए, जो आपका फर्स्ट है प्लेन्स ऑफ राजस्थान या राजस्थान के मैदान। देखिए, राजस्थान के मैदान की बात की जाए तो अगर राजस्थान के मैदान के उत्तर में देखा जाए तो इसकी नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में आपका क्या, पंजाब प्लस हरियाणा है, कहाँ पर, नॉर्थ में। और इसके साउथ में क्या है, तो साउथ में आप देखेंगे नीचे की साइड लगा हुआ है आपका गुजरात। और इसकी अगर ईस्ट की बात की जाए या पूर्व की बात की जाए तो ईस्ट में इसके साथ लगा हुआ है मध्य प्रदेश प्लस उत्तर प्रदेश। तो ये इसकी सीमाएं हो जाती है राजस्थान के मैदान की। अब पर्सनली अगर बात की जाए राजस्थान के मैदान की तो इसको कितने दो भागों में बांटा जाता है आपका। पहला होता है आपका ईस्ट राजस्थान या ईस्टर्न राजस्थान, ईस्ट राजस्थान। दूसरा आपका होता है वेस्ट राजस्थान। ओके, ये दो पार्ट्स हो जाते हैं आपके प्लेन्स ऑफ राजस्थान के। आप एक एक करके इनको भी समझ लेते हैं। देखिए, अगर बात की जाए आपकी ईस्ट राजस्थान की, ईस्ट राजस्थान की बात की जाए गाइस, तो यहाँ पर जो रेनफॉल होता है, ये यहाँ पर जो बारिश होती है वो यहाँ पर कितनी होती है, तो आप पाएंगे 50 से 60 सेंटीमीटर यहाँ पर बारिश होती है। कहाँ पर, राजस्थान के मैदान में। ओके, यहाँ पर होती है आपकी 50 से 60 सेंटीमीटर बारिश। और ये यहाँ पर जो एरिया है तो ये आपका कौन सा, ये आपका सेमी एरियड या अर्ध मरुस्थलीय, अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र पाया जाता है आपका कहाँ पर, जो आपका ईस्टर्न राजस्थान है वहाँ पर। अब देखेंगे यहाँ पर अगर अर्ध मरुस्थलीय एरिया पाया जाता है तो यहाँ पर जो कैल्शियम है, कैल्शियम की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। और कैल्शियम की मात्रा अधिक होने से यहाँ पर जो फर्टिलिटी है, जो यहाँ पर यहाँ की जो भूमि है वो अत्यधिक उपजाऊ होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है। ओके, ठीक है। और जो आपकी यहाँ की मिट्टी जो उपजाऊ होती है, इस उपजाऊ मिट्टी को क्या कहा जाता है, या इस उपजाऊ मिट्टी सहित इस भूमि को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है रोही
भूमि। इस पूरी जगह मतलब जो भी आपका उपजाऊ मिट्टी वाला क्षेत्र हो जाता है इसको कहा जाता है रोही भूमि। ओके, और इस रोही भूमि में क्या होता है, तो आप कहेंगे यहाँ पर अनाज की खेती होती है। राइट, तो ये हो गया आपका ईस्ट राजस्थान के बारे में। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग वेस्ट पार्ट के बारे में, या वेस्ट राजस्थान के बारे में, या वेस्ट प्लेन्स राजस्थान प्लेन्स के बारे में। आगे देखिए, बात करते हैं बी पॉइंट वेस्ट राजस्थान की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, रेनफॉल जो है बहुत कम होता है। यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होता है, इसलिए यहाँ पर जो एरिया होता है वो आपका एरिड एरिया या मरुस्थलीय क्षेत्र, एरिड एरिया पाया जाता है। और इस एरिड एरिया में टेम्परेचर की बात की जाए तो कितना होता है, आप देखेंगे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो आप पाएंगे जो भूमि होगी, भूमि में जो पानी का लेवल होगा वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और वो डिक्रीज़ होता ही रहता है लगातार। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिक्रीज़ होता रहेगा जो आपका लैंड में जो वाटर लेवल होता है। तो यहाँ वाटर लेवल कम होता है, तो यहाँ पर जो आपकी फर्टिलिटी होती है वो भी बहुत कम होती है। और मरुस्थलीय मिट्टी। ओके, तो ये पॉइंट हो जाते हैं आपके वेस्ट राजस्थान के बारे में। कुछ और चीज़ें और समझ लेते हैं। यहीं आपके राजस्थान का जो आपका मैदानी भाग है, यहीं से आपकी लूनी नदी निकलती है। यहाँ पर इकलौती नदी है, कौन सी, लूनी नदी। नॉट इवन वेस्ट पार्ट, ऑल ओवर राजस्थान प्लेन्स की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, इसी राजस्थान प्लेन्स में आपकी सांभर झील है। इसके बारे में आपने सुना होगा, भारत की सबसे खारी पानी की झील है आपकी कौन सी, सांभर झील। अब देखेंगे यहाँ पर रेनफॉल कम होता है इस पार्ट में, तो रेनफॉल कम होती है तो यहाँ पर पानी की सप्लाई भी बहुत कम होती है। तो इसी सप्लाई को पूरा करने के लिए यहाँ पर किसका विकास किया गया था, इंदिरा गांधी नहर। कैनाल, इंदिरा गांधी नहर का यहाँ पर क्या बनाया गया था, यहाँ पर प्रोजेक्ट लाया गया था इंदिरा गांधी नहर का। किस लिए, तो आप बताएंगे यहाँ पर जो वाटर लेवल है उसको सही करने के लिए, या जो पानी की नीड है उसको कम करने के लिए। ओके, अब समझते हैं किसके बारे में, तो अब समझेंगे हम लोग प्लेन्स ऑफ किसके बारे में, प्लेन्स ऑफ सिंधु नदी। प्लेन्स ऑफ सिंधु नदी की बात करते हैं। अब दूसरा जो पढ़ना है आपको, प्लेन्स ऑफ सिंधु रिवर। ठीक है, अब बात किया सिंधु नदी की, तो आपको पता है ये आपकी उत्तर भारत की सबसे प्रमुख नदी है। कौन सी, सिंधु नदी। तो ये आपकी कौन सी है, उत्तर भारत की ओके। और ये कहाँ कहाँ बहती, तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में ये बहती है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, प्लस ये सिंधु नदी भी, दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, दोआब। दोआब के क्षेत्र का निर्माण करती हैं। अब बात की है दोआब के क्षेत्र की, तो आपको पता होना चाहिए दो नदियों, या एक नदी ये हो गई, दो नदियों के बीच में स्थित जो आपका उपजाऊ मैदान होता है उसको कहते हैं दोआब। तो ये जो एरिया हो गया आपका, इस एरिया को कहा जाएगा दोआब। ओके, तो इस जो आपकी सिंधु नदी हो गई और इसकी जो आपकी सहायक नदियाँ हो गई वो आपकी दोआब का निर्माण करती हैं। अब बात की है दोआब की, तो कौन कौन से दोआब यहाँ पर पाए जाते हैं, तो आप देखेंगे, देखिए पहला दोआब जो है वो आपका कौन सा दोआब है, तो आप कहेंगे सिंध दोआब। सिंध दोआब, या वो कहलाता है आपका, हाँ सिंध दोआब कहलाता है, सिंध दोआब। आप कहेंगे सर कि सिंध दोआब किन किन नदियों के बीच में पाया जाता है, तो आप पाएंगे सिंध दोआब पाया जाता है आपका सिंधु नदी और किसके, झेलम के बीच में। ओके, कहाँ पर पाया जाता है आपका, सिंधु नदी
और झेलम के बीच में आपको पाया जाता है सिंधु सागर दोआब या सिंधु दोआब। ओके, दूसरा जो दोआब है, दूसरा दोआब है आपका चल दोआब, चल या चज, चज दोआब। अब सर आप कहेंगे कि चज दोआब किन किन नदियों के बीच में पाया जाता है, तो चज जो पाया जाता है आपका चिनाब, झेलम व चिनाब के बीच में पाया जाता है। कौन सा? झेलम व चिनाब के बीच में आपका पाया जाता है चज दोआब। सॉरी, ठीक है। अब तीसरा जो पॉइंट है, तो अब तीसरा कौन सा दोआब पाया जाता है, तो आप कहेंगे रचना दोआब। रचना दोआब जो गाइस आपका पाया जाता है वो पाया जाता है कौन कौन सी नदियों के बीच में, तो आप कहेंगे चिनाब और रावी के बीच में, चिनाब और रावी के बीच में पाया जाता है आपका रचना दोआब। जो चौथा है, चौथा आपका है बारी दोआब, बारी दोआब। अब ये कौन कौन सी नदियों के बीच में, तो ये आपका रावी और ब्यास। पांचवा है आपका कौन सा, तो आप कहेंगे विष्ट दोआब। कौन सा आपका? विष्ट दोआब। आप कहेंगे कौन कौन सी नदियों के बीच में पाया जाता है, तो आप कहेंगे ब्यास और सतलुज। ब्यास और सतलुज के बीच में आपका विष्ट दोआब पाया जाता है। तो गाइस देख लीजिए, सिंधु दोआब हो गया आपका, चज दोआब होगा, रचना दोआब, बारी दोआब और विष्ट दोआब। ये सारी नदियों के भी नाम लिखवा दिए मैंने कि कौन कौन सी नदियों के बीच में कौन कौन सा आपका दोआब पाया जाता है। ओके गाइस, देखिए अब एक चीज़ समझिए आप कि यहाँ पर जो आपकी देखिए इतनी सारी नदियाँ हैं आपकी, या फिर यहाँ पर जो दोआब क्षेत्र पाया जाता है आपका सिंधु नदी के मैदान में, तो आप कहेंगे इन दोआब क्षेत्र से क्या होगा कि आप पाएंगे कि यहाँ का जो फर्टिलिटी रेट होगा, यहाँ की जो उर्वरक क्षमता होगी वो कितनी होगी, तो आप कहेंगे फर्टिलिटी जो यहाँ की होगी वो अच्छी होगी। इसीलिए यहीं पर आपका ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था, मतलब हरित क्रांति लाई गई थी। अब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो यहाँ पर जो केमिकल फर्टिलाइजर थे या जो आपके रासायनिक उर्वरक थे उनका प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया गया। इससे क्या हो रहा है, यहाँ की जो आपकी फर्टिलिटी है वो आपकी लगातार डिक्रीज हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। ओके, अब आप देखेंगे किसके बारे में, तो आप देखेंगे दोआब, देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी का दोआब या ब्रह्मपुत्र का मैदान। सॉरी, दोआब गलत बोल रहा हूँ मैं, मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान देखेंगे अपन लोग नेक्स्ट जो अपन पढ़ने जा रहे हैं। ओके, देखिए बात करते हैं ब्रह्मपुत्र के दोआब, ब्रह्मपुत्र के मैदान के बारे में। ओके, तो जो आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान है गाइस वो आपका कौन सी नदी के द्वारा बनाया जाता है, तो आप कहेंगे यह मैदान जो आपका है वो आपका ब्रह्मपुत्र उसकी सहायक नदी द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, ये आपको बनाया जाता है ब्रह्मपुत्र प्लस जो उसकी ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियां हैं उनके द्वारा बनाया जाता है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ओके, अब बात की जाए इस मैदान के सामान्य ढाल की, तो इसका जो ढाल है वो किस ओर है, तो आप कहेंगे जो इसका सामान्य ढाल है, जो इसका ढाल है इस मैदान का वो किस दक्षिण पश्चिम, इसका ढाल आपका दक्षिण पश्चिम की ओर है। तो अब देखिए इसके दक्षिण पश्चिम में क्या है, तो आप बताएंगे बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अब देंगे बंगाल की खाड़ी है इस साइड, तो आप देखेंगे जब इसका जो आपकी ढाल है इसकी ढाल प्रवणता कम होने की वजह से यहाँ पर क्या बन गए, यहाँ पर इस क्षेत्र में कौन कौन से देखेंगे आप, तो यहाँ पर कई नए द्वीप बन गए हैं। कहाँ पर? इस ब्रह्मपुत्र के मैदान में। और जिसका एक उदाहरण है आपका कौन सा, माजुली द्वीप। ठीक है, ये समझ में आया आपको? ठीक है, अब बात की जाए इसकी क्या बोलते हैं ब्रह्मपुत्र मैदान के बारे में, तो आप देखेंगे इस नदी में एक्चुअली क्या होता है, तो आप पाएंगे इस नदी में जो इसका प्रवाह मार्ग है वो काफ़ी तीव्र होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे आपका क्या गोखोर झील बन जाती है आपकी।
और दलदल व तराई क्षेत्र बन जाते हैं। अब बात की जाए गोखुर झील की, तो ये समझिए क्या होता है। देखिए, एक नदी आप देखेंगे अगर ऐसे आ रही है, ठीक है, आ रही है, आप देखें धीमे धीमे करके यहाँ पर सेडिमेंट जमा करेगी, यहाँ पर सेडिमेंट जमा करेगी, तो ये ऐसे मुड़ जाएगी, ऐसे मुड़, जब इसका क्या बोलते हैं बहाव तीव्र होगा तो ये ऐसे मुड़ जाएगी, यहाँ पर सेडिमेंट जमा करते 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 यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, तो इसका मोड़ ऐसे हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा इकट्ठा, तो इसका मोड़ ऐसे, और फिर यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, तो इसका मोड़ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये ऑक्स का जो बो होता है जो नीचे, और फिर ऐसे मुड़ के इस साइड बनेगा, तो ऐसे मुड़ जाएगा, तो इसका प्रवाह कुछ ऐसे हो जाता है। फिर क्या होता है, कई टाइम बाद जब आपकी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, तो क्या होता है, ये जो नदी है वो इस प्रकार कटाव करना उत्पन्न कर देती है। आप देखेंगे ये जो नदी है वो ऐसे कटाव करना उत्पन्न करती है, कटाव करते 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 इसी नदी में मिल जाती है। तो ये जो नदी है इस नदी में मिल जाती है, ये पॉइंट छोड़ देती है, तो ये जो नदी है वो देखिए ऐसे करके एक एरिया बन जाता है आपका, या ये एरिया आपका बन जाता है, ये कहलाता है आपका क्या, ऑक्सबो लेक या गोखुर झील। आई होप गाइस आपको गोखुर झील भी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है आपको पढ़ना है गंगा नदी के मैदान के बारे में, जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखते हैं जल्दी फटाफट गंगा नदी के मैदान। देखिए, जो आपको फोर्थ पढ़ना है वो पढ़ना है गंगा नदी के मैदान। ओके, देखिए गंगा नदी के मैदान की बात की जाए तो ऑल ओवर भारत का कितना 26% एरिया कवर करता है आपका गंगा नदी प्लेन्स, या आपका गंगा रिवर प्लेन, जो आपका कवर करता है 26% ऑफ एरिया कवर करता है ऑल ओवर इंडिया का। इससे क्या होता है कि इस क्षेत्र में जो गंगा नदी का मैदान होता है, इस क्षेत्र में जो इसकी फर्टिलिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अब देखें इसका क्लासिफिकेशन, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं तो वो भी समझ लेते हैं। देखिए, पहला भाग जो है वो कहलाता है आपका ऊपरी गंगा का मैदान। ओके, ऊपरी गंगा मैदान कहलाता है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं तो आप कहेंगे इसमें आता है आपका, पहला आता है आपका रोहेलखंड आता है आपका, पहला आपका रोहिलखंड आता है, दूसरा आपका आता है अवध प्लेन, रोहिलखंड प्लेन, दूसरा आपका अवध प्लेन। ठीक है, अब देखेंगे रोहिलखंड आपका किन किन नदियों के बीच में है तो आप कहेंगे ये आपका है रामगंगा और गोमती के बीच में, और गोमती, रामगंगा और गोमती के बीच में आपका कौन सा, रोहिलखंड प्लेन है। अवध की बात की जाए तो अवध है आपका गोमती और घाघरा के बीच में। गोमती और घाघरा के बीच में आपका अवध प्लेन आता है। ओके, तो ये आपका पहला पॉइंट हो जाता है। दूसरा आपका कौन सा है तो आप देखेंगे दूसरा है मध्य गंगा का मैदान। ओके, दूसरा है गाइज आपका मध्य गंगा का मैदान। ओके, मध्य गंगा के मैदान की बात की जाए तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, इसको कितने भागों में बांटा जाए तो आप कहेंगे पहला तो आपका हो गया पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान, ओके। मध्य गंगा के क्षेत्र की बात की जाए तो इसमें कौन सा आता है तो आप कहेंगे इसमें आता है पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान। ठीक है, ये समझ में आया आपको। अब आप देखेंगे दूसरा कौन सा पार्ट है तो आप कहेंगे दूसरा है आपका बिहार का मैदान, और इस बिहार के मैदान को भी 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भाग कौन कौन से हैं तो आप देखेंगे सारण का मैदान, दूसरा आपका है मगध का मैदान, और तीसरा आपका है मिथिला का मैदान, मिथिला का मैदान। तो ये आपके 3 मैदान हो जाते हैं। ठीक है, अब समझते हैं जो आपका सारण का मैदान है वो आपका कहाँ पर है तो आप कहेंगे गंडक
और ओल्ड गंडक के बीच में आपका सारण का मैदान। बात की जाए मिथिला की तो ये आपका है गंडक और कोशी के बीच में। ओके, अब बात की जाए पूर्वी उत्तर की तो ये आपका है घाघरा और गंडक के बीच का मैदान। ओके गाइस, ये आपका मध्य गंगा का मैदान हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग क्या बोलते हैं लोअर गंगा प्लेन्स या नीचे गंगा का मैदान। निचली गंगा का मैदान देखते हैं, आपका थर्ड है वो आपका देख लेते हैं लोअर गंगा प्लेन्स। ठीक है, अब लोअर गंगा प्लेन्स की अगर बात की गाइस तो ये आपको किस किस नदियों के बीच में आता है, तो आप कहेंगे कोशी और महानंदा। कोशी और महानंदा के बीच में आता है आपका लोअर गंगा का मैदान। और ये गंगा एक्चुअली बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से मतलब जूझता है, बिकॉज यहाँ पर आपके बिहार व पश्चिम बंगाल का जो रीजन है आपका, इस नदियों की वजह से ये आपकी जो रीजन है यहाँ पर आपकी बाढ़ की समस्या हमेशा बनी रहती है। गाइस, तो ये सारे आपके हो जाते हैं प्लेन्स ऑफ इंडिया के बारे में पॉइंट। अब आप देखेंगे कोस्टल प्लेन्स के बारे में, तो चलिए जल्दी से उसको भी क्लियर करते हैं। देखिए, वेट, बात की जाए कोस्टल प्लेन्स की तो जो आपके तटीय मैदान है गाइस, तटीय मैदान आपके कौन कौन से, कैसे आपके तटीय मैदानों का निर्माण हुआ है, तो आप कहेंगे जो आपके मैंने आपको बताया था महासागरीय तरंगें जो होती हैं आपकी, तो महासागरीय तरंगों के अपर्दन से बने हैं। समझ रहे हैं ना, महासागरीय तरंगें जब आपके तट से टकराएं तो उनसे ना तटों का अपर्दन होता रहा, उस अपर्दन से आपके क्या पाएंगे, तो आप उससे आपके कोस्टल प्लेन्स या आपके तटीय मैदानों का निर्माण हो गया। ओके गाइस, तो ये आपके दो टाइप के हैं इंडिया में। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कोस्टल प्लेन्स। ओके, दो टाइप के हैं आपके। पहला आप करेंगे कौन सा, वेस्ट कोस्ट या वेस्ट कोस्टल प्लेन्स। दूसरा आपका ईस्ट कोस्टल प्लेन्स। ओके, अब देखिए इनको समझ लीजिए, इनकी जो लेंथ है आपकी वेस्ट कोस्टल की वो कितनी है, तो आप देखेंगे इसकी जो आपकी लेंथ है वो आपकी है 1400 से 1600 किलोमीटर। ओके, अगर बात की ईस्ट कोस्ट की तो इसकी है आपकी 1200 से 1400 किलोमीटर लेंथ। अब इसकी अगर चौड़ाई की बात की जाए तो चौड़ाई इसकी कितनी है, तो आप पाएंगे इसकी चौड़ाई आपकी 80 से 100 किलोमीटर। और जो आपकी ईस्ट कोस्ट है इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, लाइक इसकी चौड़ाई है आपकी 100 से 120 किलोमीटर। देखिए अब समझते हैं फटाफट, मैप के थ्रू समझा देता हूँ मैं। देखिए ये आपका इंडिया का मैप, इस जगह से आप देखेंगे ये जो आपका होगा ये आपका वेस्टर्न रीजन हो गया, ये आपका ईस्टर्न कोस्ट हो गया। ठीक है, आप यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। तो ये जो पार्ट है ये कहलाता है आपका क्या, तो आप कहेंगे कोंकण कोस्ट। ये आपका हो गया कौन सा, तो आप कहेंगे कन्नड़ कोस्ट। ओके, ये जो है आपका ये कहलाता है आपका मालाबार कोस्ट। ओके, अब ये आपका यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है क्या, तो आप कहेंगे ये तो खैर पूरा इसके अंतर्गत आ जाता है, तो ये जो पॉइंट है ये कहलाएंगे आपके कोरोमंडल कोस्ट। ओके, और ये जो है आपका कहलाता है आपका नॉर्दर्न सरकार या उत्तरी सरकार कोस्ट। नॉर्दर्न सरकार कोस्ट। अब बात की सेपरेटली इनके बारे में भी समझ लेते हैं, कुछ कुछ पॉइंट हैं। जैसे अगर बात की कोंकण कोस्ट की तो ये किस किस के बीच में है, तो आप कहेंगे ये आपका है सर गुजरात और गोवा के बीच में। गुजरात और गोवा के बीच में। आप तो बस समझ लीजिए, लोकेशन आप एक बार मैप पे भी चेक कर लेना, क्योंकि मैप यहाँ पे जो बना है शायद इसमें थोड़ा करेक्शन हो,
बट आप ऑनलाइन मैप पे भी देख लेना तो और ज़्यादा से क्लियर हो जाएगा आपको। अगर बात की कन्नड़ कोस्ट की, तो कन्नड़ कोस्टल प्लेन्स आपका कहाँ पाया जाता है, तो आप कहेंगे गोवा से मैंगलोर के बीच में पाया जाता है। ये जो कन्नड़ है आपका पाया जाता है गोवा टू मैंगलोर, गोवा से मैंगलोर के बीच में। मालाबार की बात की जाए तो आपको पाया जाता है मैंगलोर से, पाया जाता है कहाँ, तो आप कहेंगे मैंगलोर से सर ये पाया जाता है कन्याकुमारी तक। ओके। कोरोमंडल की अगर बात की है तो कोरोमंडल आपका पाया जाता है आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक। तो ये आपका जो नॉर्दर्न सर्कल कोस्ट है वो आपका कहलाता है, सॉरी ये पाया जाता है आपका उड़ीसा से आंध्र प्रदेश तक। ओके। इसके ऊपर ये है एक उत्कल कोस्ट। ओके। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो आपको पढ़ने थे कोस्टल प्लेन्स के बारे में। आई होप गाइज मैंने आपके सारे पॉइंट्स और सारे डाउट्स क्लियर करवा दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, और हाँ शेयर करना ज़्यादा प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है, शेयर करो इसको जहाँ से जहाँ आपको आप शेयर कर पाओ। ओके। तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और हाँ ऐसे रेगुलर वीडियोस पाते रहिए मेरी तरफ से। थैंक यू गाइस, दिस इज अमित तिवारी साइनिंग ऑफ।